ये लिखता So welcome back. With the class. ओके हम स्टार्ट करते हैं। पहले इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पे जाएंगे। अभी हमने सिर्फ फ्लावर कंप्लीट किया। फ्लावर सिंगल है तो सॉलिटरी, पोजीशन वाइज, एक्सिलरी और टर्मिनल। अगर इन्फ्लोरेसेंस भी बनेगा तो इन्हीं केस के अकॉर्डिंग बनेगा। देन फ्लावर का स्टॉक इंपॉर्टेंट है, पेडिसिल। अगर फ्लावर में स्टॉक नहीं है तो ससाइल फ्लावर्स बन जाएंगे। फिर हमें फ्लोरल टर्मिनोलॉजी थी कि ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से फ्लावर ब्रैक्टिएट और ईब्रैक्टिएट, सेक्सुअलिटी के हिसाब से यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, न्यूट्रल, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के अकॉर्डिंगली ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी और थैलेमस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, और बीच में जो आएगा वो हाफ इंफीरियर ओवरी आएगा। सो ये फ्लोरल टर्मिनोलॉजी थी। फ्लावर चाहे अकेला हो चाहे ग्रुप में प्रेजेंट हो, फ्लावर के बारे में जब आप लिखेंगे तो सेम पैटर्न में आएगा। मतलब इन्फ्लोरेसेंस में भी जो फ्लावर बनाएंगे, अगर आप उनकी बात करेंगे तो सेम डिस्क्रिप्शन आएगा। जैसे एक फ्लावर के लिए था वैसे कई सारे फ्लावर के लिए कुछ ऐड हो जाएगा। दैट इज व्हाट इन्फ्लोरेसेंस इज। कि इन्फ्लोरेसेंस में वो ऐड क्या होना है, इन्फ्लोरेसेंस का टाइप कौन सा है, वहां अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैसा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। दिस इज ग्रुप ऑफ फ्लावर। जैसे आपकी बुक में ये दो बने हुए इन्फ्लोरेसेंस, अगर आप इनको देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो बना है वो रेसिमोज है, राइट साइड में जो बना है वो साइमोज है। हालांकि अभी हम इसे अपने हिसाब से देखेंगे, बट दिस वन इज रेसिमोज, ये रेसिमोज है, और ये साइमोज है। ठीक, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और इन दोनों का मीनिंग क्या है, कब आप इन्फ्लोरेसेंस को रेसिमोस बोलते हैं, कब साइमोस बोलते हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो हमें इस पे जाना है कि इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के हैं डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट। उस अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कहलाएगा, रेसिमोस और साइमोस कहलाएगा। जो एक्सिस की बात है अभी, कि अभी हमने बोला कि डेफिनेशन में इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एक्सिस। तो जो ये एक्सिस बना है लाइक दिस, ये जो लाइन है सेंटर में, ये कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बोलेंगे। टेक्निकल टर्म में ये पेडंकिल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पेडंकिल। पेडंकिल इज द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, या आप चाहें तो इसको फ्लोरल एक्सिस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इस पे फ्लावर अरेंज है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और पेडंकिल। ऐसे यहां पे ये आएगा स्ट्रक्चर, ये भी पेडंकिल है। तो जिसपे बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ अरेंज होंगे, दैट एक्सिस इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, या उसको पेडंकिल बोलते हैं। तो पेडंकिल वर्ड हमारे लिए अब यहाँ पे नया हो गया है ना। पेडिसिल फ्लावर का स्टॉक था, पेडंकिल इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है। अब जैसे मैं अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस बना के दिखाऊं एक रैंडम डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो इन्फ्लोरेसेंस ब्रॉडली दो टाइप का है। एक तो ऐसा आएगा, इट लुक्स लाइक दिस, ये हमेशा ग्रो करेगा, यहां पे कभी कोई फ्लावर नहीं बनेगा। उसके बाद आप फ्लावर बनाओगे, लाइक ये फ्लावर है, फिर यहां पे ऐसे, इस तरीके से आएगा। और एक इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होगा जहां पे सबसे पहले फ्लावर यही बनेगा, उसके बाद फ्लावर नीचे की तरफ बनेंगे, लाइक दिस। तो जो दोनों के बीच में लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है, यहां भी ये सेंटर लाइन है, ये लाइन हो गई हमारी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। अभी हमने लिखा, जिसको आपने पेडंकिल का नाम दिया। और ये दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हो गए, दिस वन इज रेसिमोस एंड दिस वन इज साइमोस। सो रेसिमोस एंड साइमोस टू डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं।
ब्रॉडली अगर हम कैटेगरी, कुछ स्पेशल टाइप के भी इन्फ्लोरेसेंस हैं बट वो हमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें रेसिमोस और साइमोस पे जाना है कि रेसिमोस और साइमोस में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। अगर आप बेसिक डिफरेंसेस को नोटिस करोगे, फर्केट वेनेशन छोड़ दीजिएगा बेटा, हर्षित ने पूछा है कि सिलेबस में है क्या, नहीं सिलेबस में नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो रेसिमोस में इंपॉर्टेंट क्या है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को देखोगे तो रेसिमोस में जो ये एक्सिस है उसके ऊपर एरो बना है, इसका मतलब वो हमेशा ग्रो करता जाएगा। दिस विल बी ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, इनडेफिनिट ग्रोथ। रेसिमोस को कई बार इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस भी कह देते हैं बिकॉज वहां डेफिनिट कुछ नहीं है, जो एक्सिस है वो हमेशा ग्रो करता रहेगा। अगर प्लांट के लिए सुटेबल कंडीशन मिलती रही, अगर उसको सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती रही तो वो फ्लावरिंग फेज में हमेशा रहेगा बिकॉज वो एक्सिस है और वो हमेशा ग्रो करता रहेगा, उसकी ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस रहेगी। जबकि साइमोस में आप देखोगे तो जो फर्स्ट फ्लावर बनेगा वो उस एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइमोस में जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की जो ग्रोथ है वो सबसे पहले रोक दी जाएगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्लावर। तो पहला फ्लावर ही एक्सिस के टिप पे बन जाएगा जिससे एक्सिस की ग्रोथ रुक जाए, जबकि रेसिमोस में वहां पे कभी कोई फ्लावर नहीं बनेगा, इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस ग्रो करता रहेगा। सो फर्स्ट डिफरेंस इज कि अगर हम इस एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो पहला डिफरेंस क्या आएगा, पहला डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे जो एक्सिस है दिस इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये अनलिमिटेड ग्रोथ का एक्सेस है ना, आप इसको कंटिन्यूअस ग्रोथ मान सकते हैं। जबकि यहां पे क्या है, दिस इज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यहां ग्रोथ लिमिट कर जाती है। क्यों कर जाती है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्लावर। साइमोस में पहला फ्लावर एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगा तो ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी, है ना। शिवानी ने पूछा है कब होगी स्टार्ट, हो तो गई क्लास स्टार्ट, है ना। सो फर्स्ट डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सिस। नाउ सेकंड इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अगर आप रेसिमोस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो नीचे है और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो सबसे ऊपर है, जबकि साइमोस में ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे ऊपर है और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो सबसे नीचे आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या है। अगर हम अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्रोपीटल है, जैसे लीफ में आपको पढ़ाया था एक्रोपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। एक्रोपीटल का मतलब क्या बताया था, ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे होगा और यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे होगा, जैसे लीफ में बनाया था, सेम विद द केस ऑफ फ्लावर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्रोपीटल अरेंजमेंट लीफ में तो है ही, लीफ के अरेंजमेंट में, लेकिन ये इन्फ्लोरेसेंस में भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां उल्टा है, इसे बोलते हैं बेसिपीटल अरेंजमेंट। बेसिपीटल अरेंजमेंट का मतलब है कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो टॉप पे आ जाएगा और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो बेस पे आएगा। तो देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस। फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द एक्सिस, रेसिमोस में जो एक्सिस है वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा, साइमोस में जो एक्सिस है उसकी ग्रोथ सबसे पहले रुक जाएगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्लावर। देन सेकंड आएगा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इन केस ऑफ रेसिमोस दिस इज एक्रोपीटल where oldest flower is the base and youngest flower is the top, जैसा डायग्राम में आप देख ही रहे हैं। साइमोस में क्या है, रिवर्स सिचुएशन है, जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो सबसे पहले बना था वो वाला होगा, यानी टॉप पोजीशन पे आएगा और यंगेस्ट फ्लावर उससे नीचे होते चले जाएंगे। सो दैट इज बेसिपीटल अरेंजमेंट। जब इन फ्लावर की ओपनिंग होगी, मतलब मान लीजिए ये फ्लोरल बर्ड्स बनी हुई है, तो जब आप इन फ्लोरल बर्ड्स को ओपन करेंगे, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर की जो ओपनिंग होती है वो रेसिमोस में बाहर से अंदर की तरफ होगी, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर। जब आप फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर लेते हैं तो इसे सेंट्रीपीटल वर्ड यूज कर लेते हैं। सेंट्रीपीटल का मतलब क्या है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाना। और साइमोस में क्या है, सबसे पहला फ्लावर सबसे सेंटर में बना है, बीच में। ऑब्वियस है कि जब ओपनिंग होगी तो सबसे पहले यही ओपन होगा, और सबसे दूर का जो फ्लावर है, सबसे छोटा फ्लावर है, वो सबसे दूर बनेगा जाके, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ऐसे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब वो बाहर हो जाएगा। तो सेंटर से बाहर की तरफ हम जाएंगे। सेंटर से जब हम बाहर जाते हैं, सेंटर से जब हम पेरिफेरी पे जाते हैं, तो वर्ड कंट्रास्ट में यूज कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सो अनदर रिमार्केबल डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर। अगर हम फ्लावर की ओपनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रीपीटल ओपनिंग है, ऑफ फ्लावर्स, यहां ये सेंट्रीफ्यूगल है।
ओपनिंग ऑफ फ्लावर। क्लियर? तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं रेसिमोज और साइमोज में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस नजर आएंगे कि रेसिमोज और साइमोज में मेन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। मेन डिफरेंस इस सेंस में नजर आ रहा है कि एक्सिस हमेशा ग्रो करता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ का है, तो उसे हम बोलेंगे रेसिमोज। अगर एक्सिस की ग्रोथ लिमिट हो जाए बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्लावर, इट विल बी ऑफ साइमोज केस। Second one is the difference in terms of arrangement of flower. In racemose, flowers are at the base. जो बेस पे फ्लावर है those are oldest flowers, और जो टॉप पे दिखाई देंगे those were youngest. जबकि बेसिपिटल में रिवर्स केस है, वह ओल्डेस्ट फ्लावर आपको टॉप पे दिखाई देगा और यंगेस्ट फ्लावर आपको बेस पे दिखाई देंगे। फ्लावर जो पहले बना था ऑब्वियस है कि वो पहले ओपन भी होगा, तो इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल ओपनिंग होती है रेसिमोज में और सेंट्रीफ्यूगल होती है साइमोज में। दीज आर द 3 बेसिक डिफरेंसेस ऑफ रेसिमोज एंड साइमोज। इनसे आप इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रेसिमोज और साइमोज के फर्दर टाइप्स भी हैं, बट अगेन नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आपको रेसिमोज के जो फर्दर टाइप किसी बुक में है उनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं करना, साइमोज से भी नहीं करना। जो भी टाइप में से स्पेसिफिकेशन आगे आएगा वो स्पेशली आपको समझा दिया जाएगा, क्योंकि रेसिमोज 7 टाइप का है, साइमोज 4 टाइप का है, फिर कुछ स्पेशल टाइप के भी इन्फ्लोरेसेंस हैं। सो देयर आर सो मेनी कैटेगरीज जो इन्फ्लोरेसेंस में और एग्जिस्ट करती हैं, बट हमें केवल रेसिमोज और साइमोज के बेसिक चेंजेस पे जाना था। यहां से भी इंपॉर्टेंट है कि रेसिमोज इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम जैसे अभी हमने ओवरी के लिए किया था, अगर हम प्रिमिटिव एडवांसमेंट की बात करेंगे तो रेसिमोज प्रिमिटिव है और साइमोज एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोज इज एडवांस टाइप एंड रेसिमोज इज प्रिमिटिव टाइप। हमें जितनी भी फैमिली पढ़नी है उन सब जगह पर रेसिमोज पढ़ेंगे, या तो सॉलिटरी वाला केस आएगा या रेसिमोज आएगा। एक्सेप्शनल केस आएगा सोलेनम, जहां पे साइमोज फ्लावर पढ़ाया जाएगा आपको। रेस्ट इन ऑल द केस जो कॉमन फैमिलीज हैं, जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, उन सब में आपको रेसिमोज ही मिलेगा, है ना। तो रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की वजह से याद रखने। ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने इन फ्लावर्स में स्टॉक बनाया। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इस बात को कि स्टॉक बनाना ना बनाना इट डिपेंड्स ऑन द गिवन एग्जांपल। अगर मैं स्टॉक बना रहा हूं तो जैसे मैंने बना के दिखाया, आप बिना स्टॉक के भी फ्लावर अरेंज कर लेंगे तो भी आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बिना स्टॉक के बनाएंगे देन इट लुक्स लाइक दिस, कि मान लीजिए ये रेसिमोज है तो ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ का हो गया। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा फ्लावर है, फिर ये उससे छोटा फ्लावर है, ये उससे छोटा है। अब ये बिना स्टॉक के फ्लावर है, ससाइल फ्लावर है, ये इस तरीके से आ जाएगा। साइमोज होगा तो आप इस तरीके से बना लीजिए, ये सबसे बड़ा फ्लावर है, फिर उसके बाद उससे छोटा यहाँ पे है, उससे छोटा यहाँ पे है, उससे छोटा यहाँ है। इट लुक्स लाइक दिस। तो रेसिमोज और साइम ये बिना स्टॉक के बना दिए मैंने फ्लावर्स, है ना। तो फ्लावर में स्टॉक होना ना होना ये गिवन एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है, तो उस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं आप, है ना, कि इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप का है, रेसिमोज एंड साइमोज। ये आपकी बुक के डायग्राम थे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे साइमोज को देखोगे तो सबसे पहले फ्लावर जो बना है वो सेंटर वाला है। साइमोज का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो फर्स्ट फ्लावर बनेगा वो सेंटर में बनेगा। दिस वन इज द फर्स्ट फ्लावर। पूरे प्लांट के एक्सिस पे जब पहली बार फ्लावरिंग होगी तो पहली बार टिप पे बन जाएगा। अब टिप पे क्योंकि शूट था, वेजिटेटिव बड, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा था, अगर उसकी ग्रोथ को रोक दिया, क्योंकि वहां तो फ्लावर बन गया है, फ्लावर बन गया इसका मतलब ग्रोथ रुक गई। तो अब जब ग्रोथ रुक जाएगी तो नीचे से जो है वो नई ब्रांचेस निकलेंगी और उनकी टिप पे भी फ्लावर बन जाएंगे। तो उनकी टिप पे बने तो पहले नंबर पे तो ये फ्लावर बना, दूसरे नंबर पे ये बना और ये बना। अगर दोनों तरफ ब्रांचेस निकली हैं तो 2-2 फ्लावर हमने उनकी उस पे बना दिए। अब उनकी ग्रोथ रुक गई तो उनके साइड से ग्रो करना शुरू कर दिए। उनके साइड से ग्रो करने लगेंगे तो थर्ड नंबर पे ये सिचुएशन आ जाएंगी, ये इसके लिए और ये वाला इसके लिए। और अगर इसके बाद होगा तो क्या होगा, अब यहां पे बना सकते हैं ये, इसके बाद फ्लावर यहां बन जाएंगे सभी में। तो यहां ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अरेंजमेंट आ जाएगा, है ना। फरहीन ने लिखा है सर फ्लावर्स जिगजैग मैनर में होंगे। जिगजैग मैनर एक्चुअली डिपेंड करता है जब आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब मैंने तो दोनों तरफ फ्लावरिंग की है तो जिगजैग नहीं कहलाएगा, ये जिगजैग नहीं है, दिस इज प्रॉपर अरेंजमेंट। अगर मैं लेफ्ट राइट करता तो जिगजैग आता है ना, इट लुक्स लाइक दिस। अगर आपको जिगजैग ही देखना है तो जिगजैग को आप ऐसे बना सकते हो, यहां बना देता हूं, ये जिगजैग बन जाएगा, देखो। फिर वो वही फर्दर टाइप्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं।
लाइक अगर मैं साइमोस बना रहा हूं तो साइमोस में ये पहला फ्लावर हो गया। एंड फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसके राइट साइड में एक फ्लावर बनाता हूं, अब इसका राइट ना लेके इसके लेफ्ट में बना दूं, फिर इसके मैंने राइट में बना दिया, फिर इसका मैंने लेफ्ट बना दिया, फिर इसका मैंने राइट बना दिया, दिस इज लॉग जिगजैग, ये जिगजैग के जैसा जाएगा, है ना। और अगर आप ये कहते हैं कि जिगजैग नहीं करना है, मुझे सीधे सीधे चलना है, तो ये मान लीजिए पहला फ्लावर है, ये तो फर्स्ट यही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, साइमोस में पहला फ्लावर टिप पे ही बनता है। अब आपने मान लीजिए इसका राइट लिया तो ये बन गया, इसका राइट लिया तो ये बन गया, इसका राइट लोगे तो ये, इसका राइट लोगे तो ये, इसका राइट लोगे तो ये, दिस लुक्स लाइक दिस, स्प्रिंग के जैसा बन जाएगा। अंदर की तरफ फ्लावरिंग होती चली जा रही है, जबकि वहां अंदर नहीं है, ये है एक्सिस पे पहला फ्लावर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, ये जिगजैग मैनर कहलाएगा। तो इनके प्रॉपर टर्म भी है कि हम इनको बोलते क्या है, बट मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हमें साइमोस और रेसिमोस के टाइप्स नहीं पढ़ने, अगर कोई आगे एग्जाम्पल आएगा भी तो हम उसको स्पेशली डील करेंगे एट दैट पॉइंट कि इसका मतलब क्या है ना। अभी हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि रेसिमोस और साइमोस को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया जो रेसिमोस को साइमोस से डिफर करते हैं। उस क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, दैट इज द ग्रोथ ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, सेकंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, थर्ड ओपनिंग ऑफ फ्लावर। ये 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इन्फ्लोरेसेंस में एक्चुअली हमारे लिए इतना ही काफी है, एंड नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एक सिंपल फ्लावर को अगर हम ओपन कर दें, जैसे स्टार्टिंग वाली स्लाइड जो शुरू में आपने देखी थी आज, उसमें आप देखोगे तो फ्लावर को मैंने ओपन करके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बनाए कि अगर हम एक फ्लावर को ओपन कर दें तो सबसे बाहर की जो रिंग है वो कैलिक्स, उसके अंदर जो रिंग आएगी करोला, उसके अंदर जो रिंग आएगी एंड्रोशियम, और सबसे अंदर इनर मोस्ट पोजिशन पे गाइनीशियम। तो हम कैलिक्स करोला स्टार्ट करते हैं। कैलिक्स और करोला दोनों ही नॉन एसेंशियल वर्ल थे, हमने स्टार्टिंग में लिखा, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन एसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। अब अगर वो नॉन एसेंशियल वर्ल है तो उनको एक कंपैरेटिव अकाउंट में कंप्लीट किया जा सकता है, बिकॉज उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, अदर फंक्शंस के हिसाब से वो एसेसरी फंक्शंस के अकॉर्डिंगली इनको एसेसरी वर्ल बोला गया था, है ना। सबसे पहले क्या आएगा बाहर कैलिक्स, और अंदर क्या आएगा करोला। आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें बहुत इजी है ये इंसेस में, ये कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया। कैलिक्स की यूनिट को आप सेपल कहते हैं, करोला की यूनिट को आप पेटल कहते हैं, तो सिंपल चीजें हो गई। सबसे बाहर क्या रिंग में होता है फ्लावर में, आउटर मोस्ट होता है ये नॉन एसेंशियल। कैलिक्स के अंदर क्या आता है करोला, और ये भी कैसा है नॉन एसेंशियल। तो ये सब हमने फ्लावर के डायग्राम में जो बनाया था उसी में इतनी बातों को तो लिख लिया था। अब आता है कि कैलिक्स किस कलर के होते हैं, तो कैलिक्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, है ना। कैलिक्स किस कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। करोला यूजुअली ब्राइट कलर के हैं, अदर देन ग्रीन मानिए आप इन्हें, है ना। ब्राइट कलर का मतलब यहाँ पे है अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा किसी और कलर के हो सकते हैं, इवन व्हाइट भी हो सकते हैं। व्हाइट जैसे मान लीजिए आपने चांदनी का फ्लावर देखा होगा, बेला का देखा होगा, या रात की रानी को देखा होगा, तो या रोज में भी व्हाइट रोज आता है, तो रोज के पेटल्स डिफरेंट कलर के हैं, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, रेड भी है, ब्राइट कलर के हैं, बट व्हाइट भी हो सकता है, ग्रीन नहीं होगा। ऐसे ही चाइना रोज भी है, पिंक का है, रेड है, व्हाइट है, बट ग्रीन नहीं है। तो जो सेपल बाहर वाली रिंग है वो ग्रीन कलर की है, और जो अंदर वाली है वो अदर देन ग्रीन है। लेकिन रेयर केस में उल्टा भी हो सकता है कि बाहर वाली रिंग यानी जो कैलिक्स है वो कलर्ड हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज अ एक्सेप्शनल केस, कि अगर ये कलर हो गए अदर देन ग्रीन हो गए तो ये कोरोला के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि कलर के हिसाब से अदर देन ग्रीन क्या होता है कोरोला। अब कोरोला की यूनिट पेटल है तो इनको नाम दे दिया गया पेटेलॉइड। तो पेटेलॉइड पेटल नहीं होते, पेटेलॉइड क्या होते हैं सेपल होते हैं, वो सेपल जिनका कलर पेटल से रिजेंबल करता है अदर देन ग्रीन, दोज आर कॉल्ड सेपोलॉइड। एग्जांपल एनसीईआरटी में पेटेलॉइड, एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है बट चाहे तो याद कर लीजिए डेल्फिनियम। डेल्फिनियम एक प्लांट है, इसको हम लार्क स्पर भी कहते हैं। तो डेल्फिनियम के अंदर आपको क्या मिलेगा पेटेलॉइड मिल जाएगी कंडीशन, ऐसे सेपल मिल जाएंगे जिनका कलर अदर देन ग्रीन है। एंड सेम विद द केस ऑफ कोरोला, पेटल के साथ भी यही है कि अगर पेटल ग्रीन कलर के हो जाएं, क्योंकि पेटल यूजुअली अदर देन ग्रीन होते हैं, अगर वो ग्रीन कलर के हो गए तो फिर यहां भी एक्सेप्शन बन गया, उसको हम सेपेलॉइड बोलते हैं। यहां पे भी एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज पॉलीएल्थिया। तो सेपेलॉइड और पेटेलॉइड वर्ड याद रखने हैं, एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, कर सकते हैं इट्स गुड, नहीं तो छोड़ सकते हैं, है ना, वो ऑप्शन मेरे पास हमेशा रहता है।
हर स्टूडेंट को मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है कि एक सीरीज के हिसाब से सबसे पहले एनसीईआरटी करनी होती है, उसके बाद हम क्लास नोट्स एंड देन टेक्स्ट पे जाते हैं। तो जिसको भी ये लगता है कि नहीं मुझे इतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है ना, क्योंकि हम भी मानते हैं कि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। अगर आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आती है तो आपका नीट में सिलेक्शन होना डेफिनेट है, श्योर है। बट एनसीईआरटी अच्छे से आती है, ये क्राइटेरिया कैसे फुलफिल होगा वो आपका एट द टाइम ऑफ एग्जाम तभी पता चलेगा। एनसीईआरटी अच्छे से आने का मतलब है कि ईच एंड एवरी वर्ड आपको एनसीईआरटी का आता हो। तो अगर एक दो क्वेश्चन बाहर के आए तो आप उन्हें छोड़ भी दोगे तब भी आपके मार्क्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी उतनी ही है जितनी बायो की आती है, क्योंकि आपको सब में नंबर चाहिए। तो बहुत कुछ केसेस ऐसे आएंगे हमारे पास जहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं, लाइक डेल्फिनियम एंड पॉलीएल्थिया, जहाँ पे रिवर्स सिचुएशन प्रेजेंट है। सेपल जिनका कलर पेटल के जैसा है, सो दे आर कॉल्ड पेटलॉइड, एंड पेटल जिनका कलर सेपल के जैसा है, सो दे आर कॉल्ड सेपलॉइड। तो पेटलॉइड और सेपलॉइड के एग्जांपल्स क्या हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब एक रिंग में जब आप सेपल्स बनाएंगे तो सारे सेपल्स को फ्यूज कर सकते हैं, सबको आपस में जोड़ दीजिए तो कंडीशन बन जाएगी गैमोसेपलस। गैमो फ्यूजन के लिए वर्ड यूज करते हैं। जब जुड़ जाएंगे तब आपको नंबर काउंट करना या ना करना डिपेंड करेगा। अगर बड़े बड़े हैं तो नंबर काउंट हो जाएगा, छोटे छोटे साइज के हैं तो शायद आप राइट नंबर ना पता कर पाए। बट जब अलग अलग होंगे पॉली, तो पॉली में तो आप सब अलग अलग है तो सबके नंबर काउंट कर ही सकते हैं। तो गैमोसेपलस पॉलीसेपलस, मतलब सारे सेपल जुड़ जाएंगे तो गैमो, सारे फ्री होंगे तो पॉली। ऐसे यहां भी है, सारे पेटल्स जुड़ जाएंगे तो गैमोपेटलस, सारे अगर फ्री हो जाएंगे तो पॉलीपेटलस। तो हम एक कंपैरेटिव इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें दोनों चीजें याद रहें कि हमें क्या क्या देखना है। कैलिक्स एंड करोला, यूनिट सेपल एंड पेटल, सबसे बाहर कैलिक्स है उसके अंदर करोला है। एसेंशियल के सेंस में देखें, एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया से, देन बोथ द वर्ड्स आर नॉन एसेंशियल। सेपल यूजुअली ग्रीन है, अदर देन ग्रीन हो जाएंगे तो पेटलॉइड बन जाएंगे। पेटल यूजुअली अदर देन ग्रीन है, अगर ग्रीन हो जाएंगे तो सेपलॉइड बन जाएंगे। अगर सारे सेपल फ्यूज हो जाएंगे तो गैमोसेपलस, सारे पेटल फ्यूज हो जाएंगे गैमोपेटलस, सारे सेपल फ्री हो जाएंगे पॉलीसेपलस, सारे फ्री हो जाएंगे पेटल अगर तो पॉलीपेटलस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्मिनोलॉजी आती है। फंक्शंस की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। कैलिक्स क्योंकि यूजुअली ग्रीन कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। सो इन जनरल कैलिक्स का फंक्शन क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, है ना। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो कैलिक्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और बड स्टेज में प्रोटेक्टिव भी होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया हो डेली लाइफ में, तो जब रोज की बड निकलती है तो ग्रीन कलर की होती है। एक रोज के प्लांट में जब बड निकलेगी तो वो ग्रीन कलर की है। तो जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज नोन एज कैलिक्स। केवल आपको उसके कैलिक्स ग्रीन दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। जब वो रोज का बड खिलेगा, धीरे धीरे फ्लावर बनने की सिचुएशन में वो जाएगा, तो ये सेपल अलग हो जाएंगे, अंदर से ब्राइट कलर के पेटल आएंगे, वो भी खुल जाएंगे तो गायनीशियम और एंड्रोशियम देखना शुरू हो जाएगा। फिर वो जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर थे वो नीचे की तरफ आ गए। जैसे मार्केट से रोज का फ्लावर लीजिए तो उसमें नीचे आपको जो है वो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर यानी सेपल दिखाई देंगे। तो क्योंकि वो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस तो हमेशा करेंगे, चाहे बड स्टेज में हो या फ्लावरिंग स्टेज में हो। बट बड स्टेज में एक एडिशनल फंक्शन हो गया कि वो सारे फ्लोरल पार्ट को कवर अप किए हुए, इसलिए वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस के भी होंगे। तो प्रोटेक्शन भी आ गया और फोटोसिंथेसिस भी हो गया। कोरोला क्योंकि ब्राइट कलर के हैं, इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू ब्राइट कलर, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करना, ये इनका फंक्शन बन गया। क्योंकि इंसेक्ट्स कलर की तरफ आते हैं, प्लांट ने इनको कलर इसीलिए दिया ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट्स को जब अट्रैक्ट करेगा तो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। सो कोरोला या पेटल्स का काम क्या है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप आगे 12th चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां पे और भी कैरेक्टर्स दिए होंगे कि प्लांट इंसेक्ट्स को कैसे कैसे अट्रैक्ट करता है। वन ऑफ द क्राइटेरिया इज हैविंग ब्राइट कलर, बिकॉज इंसेक्ट्स ब्राइट कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन जनरल होते हैं। फरहीन ने लिखा है सर फ्लावर्स, अच्छा ये बात हो गई फरहीन, ओके। अभिषेक ने कुछ लिखा था और वापस ले लिया, ओके। अब एक लाइन एनसीईआरटी में है कि जो शेप ऑफ करोला है या कलर ऑफ करोला है, करोला यानी पेटल्स, तो पेटल्स का शेप और पेटल का कलर ये प्लांट के अंदर वेरिएबल होता है। कलर तो आप जानते ही हैं, कलर अलग अलग केस में अलग अलग है। हिमांशु ने लिखा है सर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स भी होता है ना, बिल्कुल होता है। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो रात में खिलते हैं,
बहुत सारे ऐसे हैं जो दिन में खिलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे खिलते हैं, लाइक 9 o'clock भी आता है, 10 o'clock भी आता है, इवनिंग 4 o'clock भी आता है। तो टाइम बाउंड, बिकॉज फ्लावर की ओपनिंग एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, फ्लावर का खिलना फिजियोलॉजी है, और फिजियोलॉजी है तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल स्टिमुलस से गवर्नड होगी। तो देयर आर द रीजन कि एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी पे फ्लावर खिलेगा, अब जिस टाइम पे वो लाइट इंटेंसिटी होगी उसी टाइम पे फ्लावर की ओपनिंग होगी। ऐसे ही एक सिचुएशन है कि इतने टेम्परेचर पे ही ओपनिंग होगी, वो नाइट में है तो नाइट, दिन में है तो दिन, मॉर्निंग, इवनिंग एंड ऑल। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्लावरिंग होती है। नाइट फ्लावरिंग इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। हिमांशु ने लिखा है कि वो भी अट्रैक्ट करते हैं क्या? नाइट फ्लावर, नाइट में अगर फ्लावरिंग हो रही है तो इसका अट्रैक्शन से मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज नाइट में फ्लावरिंग करना ये उनका रिस्पॉन्स है कि उन पेटल्स को जो लाइट चाहिए, जो स्टिमुलस चाहिए, वो रात में मिल रहा है, दिन में वो स्टिमुलस नहीं है जिसकी वजह से वो ओपन हो पाए, है ना। हाँ, ये जरूर है कि जो फ्लावर यूजुअली नाइट में ब्लूम करते हैं दे आर हैविंग प्लेजेंट स्मेल, उनमें वेपर लाइक केमिकल सब्सटेंस है जो वोलेटाइल है, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं वो, लेकिन दिन में भी हो सकते हैं। रोज के प्लांट में तो दिन में स्मेल आती है, नाइट जैस्मिन है तो रात में आएगी, बेला रात में आएगी, हरसिंगार सुबह सुबह खुलता है, 3-4 बजे ओपनिंग होती है। तो अलग अलग प्लांट के फ्लावर की ओपनिंग अलग अलग टाइम पे है। दैट मे बी रिलेटेड विद द इंसेक्ट्स पॉलिनेशन और मे नॉट बी रिलेटेड, इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट जो उसमें कंसर्न है। क्योंकि बहुत सारे प्लांट के अंदर हम सोचते हैं कि इंसेक्ट्स, उसमें एक्चुअली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होता ही नहीं है। अगर आप ऐसे किसी प्लांट को इमेजिन करें कि उसमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। जैसे 12th की बुक में दिया है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो अलग अलग प्लांट में अलग अलग ग्रुप में पॉलिनेशन करते हैं। तो इसको हम रिलेट नहीं कर रहे। नाइट ब्लूमिंग इज अ सेपरेट फिनोमिना और इंसेक्ट्स पॉलिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट। नाउ शेप एंड करोला की बात कर रहे थे हम कि शेप और करोला प्लांट के अंदर वेरिएबल होगा। तो शेप की जहां तक बात है मैं आपको बना के दिखा सकता हूं कुछ। कलर आप जानते ही हैं कि कलर तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। शेप डिपेंड करता है, क्योंकि शेप के हिसाब से जब आप पढ़ते हैं ना, तो जो करोला फ्यूज हो जाते हैं, जिनमें पेटल्स फ्यूज हो जाते हैं, गैमोपेटलस, उनके अलग शेप होते हैं। जिनमें अलग अलग है, फ्री है, पॉलीपेटलस, उनके शेप अलग अलग होते हैं। तो हमें शेप ऑफ द करोला पे नहीं जाना, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस सिचुएशंस में अलग अलग शेप के होते हैं। जब आप फैमिलीज पढ़ोगे तो वहां जो भी फ्लावर है उनके शेप लिखे होंगे, वो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा कि किस केस में क्या बनेगा, है ना। क्योंकि वहां शेप अलग अलग है और मेंशन है कि इस फ्लावर में इस टाइप का पेटल होता है, इस टाइप का सेपल होता है। तो उस टाइम पे ये बात आएगी कि किस में क्या है ना। ओके, मनी वर्मा ने लिखा है, सर ऐसा भी फ्लावर होता है क्या जो डेली अर्ली मॉर्निंग में ग्लो होता है एंड देन बाद में टूट जाता है? ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनकी ओपनिंग अर्ली मॉर्निंग में ही होती है और ब्लूम हो गया। जैसे हरसिंगार का ही केस है। हरसिंगार एक छोटा सा फ्लावर होता है जिसमें डार्क ऑरेंज कलर का स्टॉक होगा और व्हाइट कलर के पेटल्स होंगे। और हरसिंगार के खिलने का मतलब हरसिंगार के फ्लावर देखने का टाइम पारिजात भी कहते हैं। आजकल तो न्यूज में बड़ा पॉपुलर है कि हरसिंगार का ट्री पीएम साहब ने लगाया या बहुत सारे लोग लगा रहे हैं आजकल। तो हरसिंगार में वो सिचुएशन शायद आप जो पूछना चाह रहे हैं वो फिट हो जाएगी, बिकॉज वो बहुत कम टाइम के लिए खिलता है। सुबह खिलेगा और उसके बाद टूट के नीचे गिर जाएगा अपने आप। उस टाइम तक ही वो उसका फ्लावरिंग है। ऐसा नहीं कि शाम का भी टाइम नहीं आएगा। वो 3-4 बजे ब्लूमिंग होती है और सुबह 7 बजे तक आप देखोगे तो आपको जमीन पे फ्लावर नजर आएंगे। तो अलग अलग प्लांट का अलग अलग रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ फ्लावरिंग, है ना। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि हर प्लांट की सिचुएशंस फ्लावरिंग को लेके अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है ना। फिर एक टर्म आता है पेरियंथ। अब ये पेरियंथ क्या है, इस टर्म को समझते हैं। पेरियंथ की जो यूनिट है वो टेपल कहलाती है। डाइकॉट्स में क्या होता है कि जो कैलिक्स एंड करोला है दे आर डिस्टिंक्ट वर्ल। जैसे अभी हमने बनाया कि डाइकॉट के फ्लावर को अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहर वाली रिंग करोला है जो यूजुअली ग्रीन कलर की है। अंदर वाली रिंग बाहर वाली कैलिक्स है जो यूजुअली ग्रीन है। अंदर वाली रिंग करोला है जो यूजुअली अदर देन ग्रीन है। और करोला का शेप क्योंकि वेरिएबल होता है तो कैलिक्स और करोला में आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली कि बाहर वाला कैलिक्स है सेपल, अंदर वाला करोला है पेटल। लेकिन जब मोनोकॉट का फ्लावर आता है तो वहां पे बाहर और उसके अंदर वाली जो वर्ल है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्या है कि वो दोनों एक जैसी होंगी।
जब दोनों एक जैसी होंगी तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से कि दिस वन इज कैलिक्स एंड दिस वन इज करोला। तो जब कैलिक्स और करोला को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते तो एक कॉमन नाम दे दिया गया उन दोनों को, उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। इसकी यूनिट को टेपल कहा जाता है। जैसे कैलिक्स सेपल, करोला पेटल, ऐसे पेरियंथ की यूनिट क्या आएगी, टेपल आ जाएगा, है ना। सेपल प्लस पेटल इक्वल्स टू टेपल, ऐसा कुछ नहीं है कि सेपल और पेटल को मिला के टेपल बोला गया है, बिकॉज जब टेपल आप बोलते हैं तो जो आइडेंटिटी सेपल और पेटल की थी वो खत्म हो गई, है ना। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप एक फ्लावर में सेपल और पेटल को जोड़ देंगे तो टेपल बन जाएगा। जब टेपल प्रेजेंट होगा तो सेपल और पेटल की जो आइडेंटिटी है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए हमने एक तीसरा नाम दिया हुआ है। नहीं तो हम दोनों को मिला के लिख सकते थे, बट दोनों को मिला के नहीं लिखा गया, इट्स डिफरेंट, है ना। तो यहां पे आपको बस याद रखना है कि डाइकॉट्स में, है ना, टू डिस्टिंक्ट वर्ल हैं, लाइक कैलिक्स एंड कोरोला। इन मोनोकॉट represented by same, एक ही वर्ल है, कॉल्ड पेरियंथ, इसी को पेरियंथ कहते हैं। इसकी यूनिट को टेपल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डाइकॉट के अंदर तो आपको यूजुअली कैलिक्स करोला अलग मिलेगा, मोनोकॉट के अंदर आपको जो है वो सेम मिल जाएगा, इसलिए हम पेरियंथ वर्ड यूज करोगे। जैसे हमारे सिलेबस की बात करें तो लिलिएसी फैमिली है, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव फैमिली ऑफ मोनोकॉट। लिलिएसी में अगर आप देखोगे तो वहां पेरियंथ लिखा है, वहां कैलिक्स करोला नहीं लिखा हुआ है। जबकि सोलिनेसी डाइकॉट की है, फैबेसी डाइकॉट की है, ब्रेसिकेसी डाइकॉट की है। सभी जगह हम कैलिक्स और करोला को अलग अलग मेंशन करते हैं, ना। तो ये ध्यान रखना है। फरहीन सर प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, लिखा मैंने, यही डेफिनेशन है। व्हेन कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमन वर्ड कॉल्ड पेरियंथ। जब कैलिक्स करोला अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस को शो नहीं करते तो उन दोनों को एक कॉमन वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक कॉमन नाम दे दिया जाता है, तो उसे पेरियंथ बोल दिया जाएगा। क्लियर। जैसे एक जूलॉजी का टीचर है और एक बॉटनी का टीचर है, आपको पता है कि जू वाला जू पढ़ाएगा, बॉटनी वाला बॉटनी पढ़ाएगा, लेकिन जब जूलॉजी और बॉटनी दो चीजें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे जू और बॉटनी अलग नहीं की जा सकती, तो आपने एक कॉमन नाम दे दिया, दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब ये नहीं कि दो टीचर को मिला के खड़ा कर दोगे तो सर बायोलॉजी हो गई। बायोलॉजी का मतलब ये कि जहां पे जूलॉजी और बॉटनी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दोनों को कॉमन पैरामीटर पे ला रहे हो। लाइक अगर हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इकोलॉजी क्या है, बॉटनी है या जूलॉजी है? बिकॉज इकोलॉजी में तो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी है। ऑर्गेनिज्म तो प्लांट भी है, ऑर्गेनिज्म एनिमल भी है, ऑर्गेनिज्म फंगी भी है तो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी है, प्रोटिस्ट भी है। ऐसे जेनेटिक्स की अगर आप बात करें तो जेनेटिक्स में जो आप पढ़ते हो मेंडेलियन जेनेटिक्स, वो क्या है? क्या वो प्लांट जेनेटिक्स है कि प्लांट में डिस्कवर हुई तो प्लांट जेनेटिक्स बोल दोगे? ऐसा तो नहीं है। सेम रूल तो ह्यूमन बायोलॉजी में भी अप्लाई हो रहे हैं। तो यानी कि वो जेनेटिक्स जो पढ़ाई जा रही है, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो पढ़ाई जा रही है, वो प्लांट, एनिमल, फंगी, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी बायोलॉजी का पार्ट आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जहां पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो आपने एक नया नाम दिया, एक कॉमन नाम दिया, बट इट डजंट मीन कि दोनों को मिला दोगे तो वो बन जाएगा। जैसे अभी लिखा था कि सेपल और पेटल को मिला दें तो बन जाएगा क्या, है ना। मैंने आपको जैसे हमेशा बोला कि चीजें जैसे हम समझ लेते हैं ना, वैसे अगर हमने लिख दी तो कई बार आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझना भी वही है जो आंसर गलत ना कर दे आपका। तो ये मत समझिए कि सेपल पेटल को मिला के टेपल बना दिया है। ये ध्यान रखना है कि जब सेपल और पेटल की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, जब दोनों सॉरी जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उसको हम टेपल बोलते हैं। टेपल का जो वर्ल बनेगा, जो रिंग बनेगा, दैट विल बी पेरियंथ। और ये मोनोकॉट के अंदर आपको दिखाई देगा। इसका रीजन एक ये भी है कि नेचर के हिसाब से, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपल और पेटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो मेल फीमेल पार्ट चाहिए। एसेसरी पार्ट अगर ना हो तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं?
ऐसा तो नहीं होता कि अगर कैलिक्स और करोला नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि अगर कैलिक्स प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हर प्लांट का रिप्रोडक्शन फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि कैलिक्स प्रोटेक्टिव फंक्शन के होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कैलिक्स अगर फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दे तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए तो लीफ भी है, कुछ प्लांट में रूट भी है, कुछ में स्टेम भी पढ़ा है आपने। तो मींस ये है कि एज पर एवोल्यूशन जो नॉन एसेंशियल वर्ल है उन्हें धीरे धीरे प्लांट को खत्म करना है, सो दैट उनको बनाने में जो प्लांट की एनर्जी वेस्ट हो रही है वो ना हो। तो जब आप मोनोकॉट में जाएंगे जो एडवांस ग्रुप है, और उसमें भी जब एडवांस फैमिली पे जाएंगे तो वहां तो पेरियंथ भी खत्म हो जाएगा। लिलिएसी फैमिली में पेरियंथ दिखाई भी देता है। ग्रास फैमिली की बात करेंगे तो पेरियंथ खत्म हो चुका होता है। पेरियंथ के केवल निशान रह जाते हैं, रेमिनेंट्स, कि यहां से कुछ जुड़ा था या जुड़ा होगा पीछे, अब नहीं है। वीट का फ्लावर देखोगे तो उसमें केवल एंड्रोशियम गायनीशियम है, ना उसमें कोई पेरियंथ है, ना उसमें कोई कैलिक्स करोला तो होंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एज पर रिडक्शन टाइम एवोल्यूशन नॉन एसेंशियल वर्ल को रिड्यूस करना है। तो पहले दो अलग अलग थी, फिर दोनों की जगह एक कॉमन यानी पेरियंथ आ गई। लास्ट तक आते आते ये पेरियंथ भी खत्म हो जाएगा। ओके, बहुत कुछ पूछ लिया आपने क्या इतनी देर में। शिवानी ने पूछा सर जेनेटिक्स आप पढ़ाओगे, ये क्या बात हुई? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा। कर ओके गुरुजी। हिमांशु पंडित, अभिषेक कह रहा है फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे जेनेटिक्स, तुम बकवास करते रहना और कुछ पढ़ना नहीं है ना। अभिषेक सिंह, फिजिक्स वाले सर भी पढ़ा सकते हैं ना, ऐसा कोई क्राइटेरिया थोड़ा ना है कि जेनेटिक्स पढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर टीचर ही होगा। पढ़ाने वाले को पढ़ाना आना चाहिए। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता क्या? पढ़ा लूंगा थोड़ा बहुत, है ना। आप भी पढ़ा लोगे, बिकॉज आपको भी आनी चाहिए। जिसको समझाना है उसके डाउट्स पूरे हो जाएं, आपको सब्जेक्ट हो गया बस। आपको कौन सा जेनेटिक्स जाके डीयू में पढ़ानी है कि मुझे एमएससी के बच्चों को जेनेटिक्स पढ़ानी है ना। ओके, आगे चलते हैं। कैलिक्स के मॉडिफिकेशन, एक्चुअली कैलिक्स के मॉडिफिकेशन एज सच एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं दिए, बट फिर भी कहीं और तो एनसीईआरटी में है। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैलिक्स मॉडिफाई कैसे होगा। करोला तो मॉडिफाई नहीं होता है ना। तो कैलिक्स करोला क्या है ये तो हमने देख लिया, फ्री या फ्यूज्ड है वो भी हमने कंसिडर कर लिया। अब बात आती है कैलिक्स के मॉडिफिकेशन की। तो कैलिक्स के मॉडिफिकेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, एक फ्लावर बना, फ्लावर कंप्लीट है, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गायनीशियम सारी चीजें हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ फ्लावर में। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, कैलिक्स और करोला तुरंत टूट के गिर जाते हैं। टूट के गिर जाने का मतलब है वो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो सूख जाते हैं। जैसे आप फ्लावर में देखते ही होंगे कि एक लिमिट तक आपको फ्लावर में पेटल दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वो पेटल्स और कैलिक्स सूख के गिर जाते हैं। सो दे आर नॉट परसिस्टेंट। परसिस्ट करने का मतलब है रिटेन, तो वो रिटेन नहीं करते, वो टूट के गिर जाते हैं। बट इन फ्यू केसेस कैलिक्स रिटेन करते हैं इवन आफ्टर द फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसका मतलब है कैलिक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी रिटेन करेंगे। अगर वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिटेन करते हैं देन उनको हम बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट कैलिक्स बोलेंगे। परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब है दोस कैलिक्स, दोस सेपल्स which retain after fertilization up to fruit development। कई बार ये भी होगा कि फ्रूट के डेवलपमेंट के साथ भी रह जाएंगे, तो वो कैलिक्स के मॉडिफिकेशन में आ जाएगा, है ना। मॉडिफिकेशन में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? यहां पढ़ना है those which retain after fertilization। या टिल फ्रूट डेवलपमेंट। ये इनको बोलेंगे क्या? दीज आर कॉल्ड परसिस्टेंट कैलिक्स। इनको क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट कैलिक्स बोलेंगे, है ना। अब हर्षित ने लिखा है पाइनएप्पल। बेटा ये तो मुझे ही देखना पड़ेगा, ये पाइनएप्पल में परसिस्टेंट कैलिक्स है या नहीं, और है तो कौन सा है। पाइनएप्पल एक कंपोजिट फ्रूट है। पाइनएप्पल में पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एज सच फ्रूट में कम हो जाता है। पाइनएप्पल में जो छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आते हैं उन पे कुछ ब्लैक लाइंस होंगी, दोज आर कैलिक्स। तो
पाइनएप्पल इज अ एग्जाम्पल, बट अब हम जिस क्राइटेरिया में अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें पाइनएप्पल कहीं नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि हमें वो देखना है, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि हमें वो देखना है जो एनसीईआरटी में कहीं और दिए। जैसे आप सोलेनेसी फैमिली पढ़ोगे तो सोलेनेसी फैमिली में लिखा है कि परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, लेकिन जहां कैलिक्स पढ़ाया गया वहां नहीं लिखा हुआ कि परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। वो आपको ब्रिंजल इज द राइट आंसर है ना, अभिषेक ने लिखा है कि ब्रिंजल में होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो देख लेते हैं। मैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, पहले ब्रिंजल ही ले लेता हूं। ब्रिंजल में ये कहलाते हैं 5 है नंबर में, है नंबर भी इंपॉर्टेंट है। क्राउन लाइक होते हैं, ये क्राउन के जैसे परसिस्टेंट कैलिक्स है ना। इसे आप ब्रिंजल बनाओगे तो ये फ्रूट है, इसके ऊपर आपको ये क्राउन नजर आता है। मेरे डायग्राम में तो 4 या 5 ही नजर आएंगे, बट आप मान लीजिए कि ये जो क्राउन है ये 5 होंगे। जब आप बैंगन को घुमा के देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 5 है। एंड दे फ्यूज, जो लाइन लिखी है ना ऊपर, फ्रूट डेवलपमेंट, ये जो बैंगन की वॉल है, फ्रूट की वॉल क्या कहलाती है, पेरिकार्प। आगे आप पढ़ोगे तो ये पेरिकार्प के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इनको तोड़ना चाहोगे तो टूटेंगे नहीं, आप काटोगे चाकू से तो फ्रूट कट जाएगा, ये नहीं कटेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्राउन के जैसा है, ये फ्रूट की वॉल के साथ फ्यूज हो गया, तो ये क्राउन लाइक परसिस्टेंट कैलिक्स हो गए। एग्जाम्पल ब्रिंजल, और ये चीज सोलेनेसी फैमिली में है एनसीईआरटी में, तो इसलिए हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है कि यहाँ क्राउन के जैसा होता है ना। एग्जाम्पल ब्रिंजल। बैंगन में आप आसानी से इसको देख सकते हैं, है ना। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, इसी फैमिली का एक दूसरा है जिसमें 5 है, बट क्राउन के जैसे नहीं है, ये बैलून के जैसे हैं। है ना। यहां पे क्या है कि ये फ्रूट होगा तो फ्रूट में ये बैलून के जैसा स्ट्रक्चर है, 5 है। और भी आप इमेजिन कर लीजिए इस तरीके से, और इसके अंदर ये फ्रूट होगा, ये नीचे स्टॉक होगा, है ना। फ्रूट का नाम क्या है, फाइसेलिस। फाइसेलिस रास्पबेरी, आपके बुक में दिया है फाइसेलिस पेरुवियाना, इसे हम रास्पबेरी कहते हैं। एक छोटा सा टमाटर के जैसा फ्रूट आता है जिसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर के छिलके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन छिलके जैसे स्ट्रक्चर्स को हम खोलते हैं तो वो फ्रूट हमें निकाल के मिलता है, मार्केट में आते हैं। अभी कुछ महीने पहले तक ये आ रही थी मार्केट में, तो उसे रास्पबेरी बोला जाता है। तो रास्पबेरी यानी फाइसेलिस, फाइसेलिस इज द जीनस। फाइसेलिस के अंदर आपको जो मिलेंगे बैलून के जैसे हैं, बिकॉज जो फ्रूट है वो डेलिकेट है। डेलिकेट है तो फ्रूट डैमेज हो जाएगा, तो नेचर ने क्या किया कि उसके ऊपर एक कवरिंग दे दी बैलून के जैसी, इसमें एयर फिल्ड होती है, सो दैट कि ये शॉक को रेजिस्ट कर सके, तो फ्रूट फट ना जाए, इसलिए बैलून लाइक परसिस्टेंट कैलिक्स बना दिए। ये दोनों एनसीईआरटी में दिए हैं, दोनों ही प्लांट सोलेनेसी फैमिली के हैं, तो वहां पे ब्रिंजल और फाइसेलिस दोनों के लिए लिखा है कि परसिस्टेंट कैलिक्स उनमें होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स देखना था। बाकी अगर आप इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आप ये भी लिख सकते हैं, 2 स्पाइनी प्रोटेक्शन के हिसाब से परसिस्टेंट कैलिक्स। एग्जाम्पल में सिंघाड़ा, ट्रापा। ट्रापा इज वाटर चेस्टनट। तो सिंघाड़े में 2 कांटे होते हैं, आजकल आ ही रहा है मार्केट में, आप सिंघाड़े का फ्रूट देखिए तो उसमें 2 स्पाइंस हैं। Those 2 spines are modified calyx, वो persistent calyx के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, तो ये एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेयरी, हेयर लाइक है, नंबर फिक्स नहीं होता है इनका। persistent calyx, इनको एक नाम भी दिया गया है, दे आर कॉल्ड पेपस। ये एग्जाम्पल सनफ्लावर। सनफ्लावर में हेयर लाइक परसिस्टेंट कैलिक्स है। सनफ्लावर का जो फ्रूट होगा, ये फ्रूट है, इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम पेपस कहते हैं। दिस इज फ्रूट और सीड। सनफ्लावर का फ्रूट और सीड एक ही होता है, यही फ्रूट है यही सीड है, तो उसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पेपस कहलाते हैं। पेपस इज हेयरी परसिस्टेंट कैलिक्स, एग्जाम्पल सनफ्लावर। तो दीज आर द फ्यू केसेस जहां पे कैलिक्स परसिस्ट कर रहे हैं even after the fruit formation या even after the fertilization. In the normal case, calyx कॉडुकस बोलते हैं, they fall just after fertilization. जैसे fertilization होता है वो टूट के गिर जाते हैं, but in these cases they retain after fertilization or till fruit development, है ना। So ये याद रखिएगा modifications of calyx. अब एक टॉपिक आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या चीज है? एस्टिवेशन का मतलब है कि
कैलिक्स, करोला या पेरियंथ, अगर दोनों अलग अलग नहीं है तो पेरियंथ भी आ जाएगा। तो कैलिक्स के अंदर सेपल, करोला के अंदर पेटल या पेरियंथ के अंदर टेपल। इनका अरेंजमेंट क्या है? इनका जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, है ना। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ, क्या अरेंजमेंट है किस चीज का? सेपल, पेटल और टेपल विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल। इनकी वर्ल क्या बनेगी? सेपल के लिए जो वर्ल आएगी वो कैलिक्स, पेटल के लिए जो वर्ल आएगी वो करोला और टेपल के लिए जो वर्ल आएगी वो पेरियंथ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कैलिक्स में सेपल का अरेंजमेंट, कोरोला में पेटल का अरेंजमेंट, पेरियंथ में टेपल का अरेंजमेंट। ये क्या कहलाता है? इसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी अभी आपके लिए आएगा बहुत कुछ की नाम, एग्जाम्पल कितने याद करोगे आप, है ना। और ऑलरेडी नीट का ही क्वेश्चन है, इनमें से कितने में वेलवेट एस्टिवेशन है। एनसीईआरटी ने तो केवल एक दे रखा है कैलोट्रोपिस, और फिर भी जो क्वेश्चन आया वो एनसीईआरटी का है। कैसे पता चलेगा कि वेलवेट कहाँ कहाँ पे है? तो उसके लिए फैमिली में जाना पड़ेगा। उन्होंने तो फैमिली में लिख दिया वेलवेट एस्टिवेशन है, लिलिएसी में भी लिखा है, फेबेसी में भी लिखा हुआ है, सोलेनेसी में भी वेलवेट होता है। तो इसका मतलब कितने एग्जाम्पल हो गए वेलवेट के? हमें लगता है कि एक ही एग्जाम्पल है ना। जैसे आपने ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या लिखा है? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में आपने एग्जाम्पल लिखा है चाइना रोज। और जब आप फैमिली पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि लीफ ऑल्टरनेट अरेंज है, तो इसका मतलब वो सारे एग्जाम्पल ऑल्टरनेट में आ गए। यही आपको एक्सरसाइज करनी है कि जहां जहां सर ने यानी मैंने आपको जहां जहां फैमिली लिखा दी, इसका मतलब वहां पे उस फैमिली के सारे मेंबर्स आप फिट कर सकते हो। और ये जरूरी है कि आपको जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं उतने तो याद हों। एनी हाउ, एस्टिवेशन 4 डिफरेंट टाइप्स का है, अलग अलग टाइप के हिसाब से आप पढ़ेंगे। इनमें फ्री या फ्यूज की कोई बात नहीं है कि सेपल या पेटल या टेपल आपस में फ्री होंगे या फ्यूज, जैसे होंगे वैसे बना लिए जाएंगे। फिलहाल डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिए हैं लाइक दिस, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें कहीं कोई फ्यूजन या फ्री, सब फ्री दिखाए गए हैं। इन सबको देखोगे तो ये कहीं से कहीं तक कोई जुड़े नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? सब ये फ्री में मान लीजिए। पॉलीसेपेलस मान लीजिए, पॉलीपेटलस मान लीजिए, पॉलीटेपेलस मान लीजिए, इस तरीके से आएगा। जैसे ये पहला बना हुआ है, फर्स्ट वन क्या है? वेलवेट। वेलवेट में देखोगे तो कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। मैं अपने हिसाब से तो बना ही दूंगा अभी आपको। चलो हम एक एक करके देखते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखिए। अब मैं वेलवेट बनाता हूं अपने हिसाब से। नंबर अभी तो मैं वही ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में है। नंबर कुछ भी हो सकता है ना। नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। निधि चौधरी ने लिखा है, सर आप एक बार सारे एग्जाम्पल लिखवा दीजिएगा अंडर फैमिली सो दैट हम पता रहेगा। वो तो वैसे भी लिखे हुए हैं और फैमिली भी हम पढ़ेंगे ही। अगली क्लास तक हम फैमिली में पहुंच चुके होंगे, तो उस फैमिली के जितने एग्जाम्पल हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए तो फैमिली लिख रहा हूँ। हालांकि उस टाइम पे भी याद दिला दूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो आपको एक माइंड में रहेगा कि कम से कम मुझे इस बात के लिए इतने एग्जाम्पल याद रखने हैं, है ना। लेकिन आपको भी जितना आप पढ़ते जा रहे हैं उतना तो याद रखिए। वेलवेट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है, ये तो यही एनसीईआरटी ने लिखा। और वेलवेट और कहाँ कहाँ होता है वो एनसीईआरटी ने बाद में लिखा है। बाद वाले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उस टाइम तक ये तो याद रहे ना कि वेलवेट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस भी था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। वेलवेट में क्या है कि बिना किसी को टच किए, जैसे आप ये बना रहे हैं, ये एक मार्जिन बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है, तो इसमें मैं अपने हिसाब से बना देता हूं। ये एक है, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4। पेन टैब का पेन उतना फाइन नहीं चलेगा जितना मार्कर चलता है। आप और क्लियर देखना चाहो तो एनसीईआरटी में बने हैं, आप देख सकते हो। सो दिस वन इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। ये कौन सा है? वेलवेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, है ना। पूरे वेलवेट की डेफिनेशन इस बात पे आती है, विदाउट ओवरलैपिंग। कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, सब अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अगर आप इनको जोड़ दोगे, अगर मैं इनके ऊपर कोई लाइन बना दूं तो ये गैमो कंडीशन हो जाएगी। इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इनके ऊपर लाइन बना देते हैं। जैसे यहाँ समझा देता हूँ, ये एक है और ये दूसरा है। अगर ये गैमो होगा तो इसके ऊपर ऐसी लाइन बना दी जाती है, इसका मतलब ये गैमो है। अगर ये लाइन नहीं बनी हुई है तो ये पॉली हो जाएगा, लाइक दिस, ये पॉली है।
तो जैसे मैंने पॉली बना दिया, कोई फ्यूजन नहीं दिखाया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। जब कोई ओवरलैपिंग किसी के साथ नहीं होती तो क्या बन जाता है, वेलवेट बन जाता है। अब वेलवेट कैलोट्रोपस में है, ये तो यहाँ पे लिखा ही है एनसीईआरटी ने। वेलवेट मस्टर्ड यानी ब्रेसिकेसी में भी होता है, वेलवेट फैबेसी फैमिली में भी है, वेलवेट सोलेनेसी फैमिली में भी है, वेलवेट लिलिएसी फैमिली में भी है। मतलब आगे आने वाली जितनी भी कंडीशंस हैं आप बहुत सारी जगह वेलवेट पढ़ने वाले हैं। तो वेलवेट, और वेलवेट सेपल में भी होगा, पेटल में भी होगा। ये भी ध्यान रखने की चीज है कि कैलिक्स और करोला अगर दोनों अलग अलग हैं, जैसे कोई डाइकॉट का फ्लावर है लाइक सोलेनेसी फैमिली है या फैबेसी फैमिली है या मस्टर्ड की ब्रेसिकेसी फैमिली है, तो अगर फ्लावर में कैलिक्स और करोला दोनों हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो कैलिक्स का एस्टिवेशन हो वही करोला का हो। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो कैलिक्स का अरेंजमेंट है वही करोला का भी अरेंजमेंट हो भी सकता है सेम, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्रेसिकेसी फैमिली देखी तो वहां सेम मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप फैबेसी फैमिली पढ़ोगे तो कैलिक्स का अरेंजमेंट कुछ और है, करोला का अरेंजमेंट कुछ और है, अलग अलग हो जाएगा। तो यहां हमने कॉमन ऑब्लिक करके क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नाम एक ही है, दैट इज वेलवेट। अगर आप पेटल के लिए लिखोगे तो करोला का एस्टिवेशन वेलवेट हो जाएगा, अगर यही चीज सेपल के लिए आपने लिखी है तो कैलिक्स के लिए एस्टिवेशन वेलवेट बन जाएगा, यही चीज स्टेपल के लिए लिखी है तो पेरियंथ के लिए सेम एस्टिवेशन यानी वेलवेट हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है ऊपर डेफिनेशन में, अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल टेपल इन देयर रिस्पेक्टिव वर्ल, और उनकी रिस्पेक्टिव वर्ल क्या होंगी, कैलिक्स, करोला एंड पेरियंथ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अगर कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, सारे अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वेलवेट कहलाएगा। जैसे कैलोट्रोपिस है, मस्टर्ड में 4 होते हैं एक्चुअली। मस्टर्ड में अगर आप बनाओगे तो ये 4 बन जाएंगे, अगर आप बना के देखेंगे तो ये सर्किल हो गया मान लीजिए, तो आपको बस यहाँ पे 4 बनाने हैं। एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। एक रफ डायग्राम बना दिया मैंने, है ना। तो 4 से भी बन सकता है, 3 से भी, लिलिएसी में 3 से बना होगा, आगे हम पढ़ेंगे फैमिली में कल वाली क्लास तक या परसों। तो आप दोबारा से इन चीजों को देखोगे कि वेलवेट का मतलब है, सिर्फ ये याद रखना है, वेलवेट मतलब विदाउट ओवरलैपिंग, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वेलवेट हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब सारे ओवरलैप कर जाएंगे, जितने हैं वो सब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए इन ए प्रॉपर डेफिनेट मैनर, ट्विस्टेड हो जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा, है ना। ट्विस्ट करने का मतलब क्या है, ट्विस्ट करने के हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सर्किल है, एनसीईआरटी ने 5 बने, आप 5 बना लीजिए। लाइक ये पहला है, ठीक, ये इसके नीचे से ये दूसरा निकल आया, इसके नीचे से ये तीसरा है, इसके नीचे से ये चौथा है, इसके नीचे से ये 5वां है, और ये नीचे से निकला ही था। अब ये फर्स्ट है, फिर ये यहां से निकला, ये सेकंड, फिर ये यहां से निकला है, थर्ड, ये इसके नीचे से निकला है, 4, ये इसके नीचे से निकला है, 5। सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक पेटल का एक मार्जिन बाहर होगा और एक मार्जिन अंदर होगा। इसका ये बाहर है तो इसका ये अंदर है, इसका ये बाहर है तो इसका ये अंदर है, इसका ये बाहर है तो इसका ये अंदर है, इसका ये बाहर है तो इसका ये अंदर है। तो सबके एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, सब एक दूसरे को प्रॉपर ओवरलैप कर रहे हैं, ट्विस्ट कर गए हैं। ट्विस्ट कर गए हैं तो इसका मतलब एस्टिवेशन कैसा हो गया, ट्विस्टेड। ये दूसरा वाला किसका डायग्राम है, ट्विस्टेड का है। ये भी वेलवेट का था। तो वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती और ट्विस्टेड में सबकी ओवरलैपिंग होती है। बहुत सिंपल डिफरेंस है। ट्विस्टेड के एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। 3 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए, तीनों एक ही फैमिली के हैं, एक्स्ट्रा है याद रखिएगा, इसके अलावा बाद में नहीं बताऊंगा आपको। ये है फैमिली मालवेसी, चाइना रोज, लेडी फिंगर यानी भिंडी, कॉटन, है ना। ये तीनों एक ही, चाइना रोज हिबिस्कस, गुड़हल को कहते हैं, तो गुड़हल हो गया, भिंडी हो गई और कॉटन का प्लांट हो गया। तीनों एक ही फैमिली के, मालवेसी। मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। आप गुड़हल का फ्लावर अपने घर में जाके देखिएगा या किसी ने भिंडी का फ्लावर भी देखा हो तो उसमें आपको एक के अंदर से दूसरा निकलता हुआ दिखाई देगा, तो ये बन जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, है ना।
तो ट्विस्टेड और वेलवेट दो इंपॉर्टेंट है। इनको अगर मैं देखो एनसीईआरटी के डायग्राम से देखने की कोशिश करो, है ना, ये नेक्स्ट पेज पे ये रहा, वाइट पे है तो मैं कलर चेंज करके बढ़ाता हूं। ये देखो ये वेलवेट है, यहाँ पे कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। ये देखो ये बिल्कुल अलग मार्जिन हैं सबके, 5 बने हुए हैं। यहाँ पे इसको फ्लावर में देख सकते हो, ये 2D है और ये 3D में बना हुआ है, दोनों तरीके से बना रखा है। तो यहाँ पे कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो एस्टिवेशन कैसा बन गया, वेलवेट। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड, और इसके अलावा भी वेलवेट के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं। फिर दूसरा क्या बना हुआ है, दूसरा है ट्विस्टेड। यहाँ पे सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे मैंने बनाने की कोशिश की अभी। ये इसका बाहर मार्जिन है, और अगर आप इस मार्जिन को देखोगे तो ये अंदर की तरफ है। ऐसे ये बाहर की तरफ है तो इसका ये मार्जिन अंदर जा रहा है, इसका ये मार्जिन बाहर है तो इसका ये मार्जिन अंदर है। अगर ये बाहर है तो फिर इसमें ये अंदर है, अगर इसका ये बाहर है तो फिर इसका ये अंदर है। तो हर एक चीज एक दूसरे को ओवरलैप करती चली जा रही है, तो एस्टिवेशन कैसा हो गया, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। क्लियर? तो दो टाइप के एस्टिवेशन हो गए। नेक्स्ट क्या है, एक आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है, ओवरलैपिंग तो होगी, अगर आप देखेंगे तो इसमें ओवरलैपिंग है, बट ओवरलैपिंग का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है कि जैसे ट्विस्टेड में पांचों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो एक प्रॉपर मैनर में एक के अंदर एक के अंदर एक करके घूम के सर्कल सा बन गया। यहां कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो वो एग्जाम्पल क्या है, कैसिया और गुलमोहर। इसको तो आप ऐसे ही याद करोगे, इसमें कोई फैमिली वाली बात ही नहीं है। कैसिया और गुलमोहर, है ना, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। क्लियर? जैसे आपकी बुक में जो डायग्राम बना है वो इस तरीके से बना हुआ है कि ये एक सर्किल हो गया, तो एक पेटल तो ऐसे बना दिया जो पूरा बाहर है बड़ा सा, अब एक इसके अंदर से निकलता हुआ दिखा दिया लाइक दिस, एक ऐसा बना दिया जो पूरा अंदर है, फिर इसमें ये एक ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना हुआ है। ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये देखोगे तो पूरी तरीके से अंदर, और इसको देखोगे तो पूरी तरीके से बाहर। जरूरी नहीं यही हो, लेकिन जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से यही है। इसके दोनों एंड आप देखो तो बाहर है, इसके देखोगे तो दोनों एंड है जो अंदर है, बाकी सबके एक अंदर एक बाहर बने हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगा, ये इम्ब्रिकेट है ना, इस तरीके से बन के आ जाएगा। एग्जाम्पल कैसिया एंड गुलमोहर। कैसिया और गुलमोहर में अभी थोड़ी देर पहले कुछ और भी पढ़ा था आपने, बताइए। कैसिया और गुलमोहर में अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ और भी डिस्कस किया था। अंशिका ने सबसे पहले रिप्लाई किया, बाकी सबने भी फटाफट रिप्लाई कर दिया। जाइगोमॉर्फिक है ना, सब लोगों का ठीक है, सबने जाइगोमॉर्फिक पढ़ा था। जाइगोमॉर्फिक में क्या था, कोई एक प्लेन ऐसा होगा जिससे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे, है ना। तो जो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है कैसिया एंड गुलमोहर, ऐसे ही बस याद रखना होता है ना। अभी तो हम बहुत रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया। अब इन जनरल जैसे मैं आपसे पूछा ना कैसिया पूरी एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पढ़ा है, तो आपको ये क्लिक करना चाहिए। पूरी एनसीईआरटी में कैसिया आपने जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में पढ़ा है, कैसिया आपने जो है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में पढ़ा है, कैसिया फिर हम कहीं और भी पढ़ेंगे। तो ऐसे करके एग्जाम, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा कि फ्लावर ऑफ कैसिया इज, ऑप्शन दे दिया जाइगोमॉर्फिक हैविंग इम्ब्रिकेट वेनेशन, है ना, और इसके अलावा कोई और नाम दे दिया, इट्स ए काइंड ऑफ लेग्यूम, अभी हम आगे पढ़ेंगे ही, फ्रूट दे दिया लोमेंटम या एटसेट्रा, ऑल ऑफ द अबव लिख दिया। अब आप कहोगे सर कैसिया का फ्लावर तो सिलेबस में ही नहीं था, क्वेश्चन कहां से आ गया। तो कैसिया का फ्लावर सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली कैसिया तो है ही नहीं सिलेबस में, बस कैसिया जहां जहां एग्जाम्पल थे वहां सबको मिला के एक क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि जी कैसिया के बारे में बताओ। ऐसे इसीलिए मैंने मालवेसी अभी लिखा कि कॉटन, ओकरा और भिंडी, कॉटन, लेडी फिंगर यानी ओकरा हो गया, और चाइना रोज, ये तीनों मालवेसी फैमिली के प्लांट हैं।
और इन फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक चीजें क्या क्या हैं, अभी बहुत सारी आएंगी। चाइना रोज आप पूरे चैप्टर में कम से कम 5 बार तो पढ़ ही लोगे, जो एनसीईआरटी ने दिया, और शायद 2-3 बार मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा दूंगा कि चाइना रोज में ऐसा है। चाइना रोज में आपने ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी पढ़ी है, चाइना रोज में आप अभी ये इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड एस्टिवेशन अभी आपने चाइना रोज में पढ़ा, फिर अभी थोड़ी देर में चाइना रोज में आप स्टेमन के बारे में पढ़ोगे। अब आप कहोगे मालवेसी के कैरेक्टर तो है ही नहीं सिलेबस में, पूछ लिया गया कि मालवेसी फैमिली के अंदर क्या क्या होता है। तो कैरेक्टर एक्चुअली पूरी फैमिली के हिसाब से नहीं दिए हैं, टुकड़ों में कर करके दिए हैं। तो जहां जहां जो जो चीजें लिखी हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना गलत कर दोगे आप, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रेस्ट्रिक्ट रहिएगा अपने एग्जाम्पल्स पे। कोशिश यही है कि उससे बाहर के एग्जाम्पल्स कुछ नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे याद करेंगे तो ही मेरे हिसाब से आपके आंसर्स आ पाएंगे, है ना। सो कैसिया और गुलमोहर कहाँ था, जाइगोमॉर्फिक में था। जाइगोमॉर्फिक में एक प्लेन से फ्लावर को डिवाइड कर सकते थे 2 इक्वल हाफ में, और वो ये वाला केस आ जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आएगा लास्ट, वैक्सिलरी या पेप्लियोनेशियस। वैक्सिलरी में क्या होगा, यहाँ और ज्यादा स्पेशलिटी है कि एक तो पेटल ऐसा है सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट है, फिर 2 उससे साइज में छोटे होंगे लाइक दिस, और 2 और छोटे होंगे, और ये दोनों जो है वो आपस में जुड़े हुए भी होंगे नीचे से, ऐसे ही बनेगा। ये एक है, दिस इज 1, अकेला है तो ऑड लिख दिया जाएगा। ये वाला जो पेटल होता है वो फ्लावर के हमेशा एंड पोस्टीरियर एंड पे होता है, तो दिस इज पोस्टीरियर इन पोजीशन, फिक्स है ये। इसको एक नाम दिया गया, इसे स्टैंडर्ड बोला जाता है। इस पर्टिकुलर पेटल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। फिर ये ओवरलैप करेगा 2 जो इंटरमीडिएट साइज के हैं, इनको बोलते हैं लेटरल या विंग्स बोला जाता है। और फिर लास्ट में 2 आते हैं जो स्मॉल साइज के हैं, स्मॉलेस्ट हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं, फ्यूज्ड। अगर ये पोस्टीरियर साइड है तो ये क्या कहलाएगी, एंटीरियर साइड ही होगी। पोस्टीरियर ये हो गया, एंटीरियर ये हो गया, साइड में हो गया तो लेटरल हो गए, है ना। इनको नाम दिया जाता है कील। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट फिक्स है कि देयर इज 1 ऑड विच इज पोस्टीरियर एट पोस्टीरियर एंड, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। 2 इंटरमीडिएट साइज के हैं जो लेटरल या विंग्स कहलाते हैं, और 2 सबसे स्मॉल साइज के होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, दोनों आपस में जुड़ भी जाएंगे एट द एंटीरियर एंड, उनको बोला जाता है कील। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट आएगा। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड को आप वैक्सिलम भी बोलते हैं, बुक में आगे आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड इज आल्सो कॉल्ड वैक्सिलम, एंड सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये वैक्सिलरी है, इसको आप पेप्लियोनेशियस बुक में लिखा हुआ है ऊपर, वहां पे एक और नाम भी है इसका। इसको कई बार डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोल देते हैं, क्योंकि साइज पोस्टीरियर से एंटीरियर एंड पे जाते जाते छोटा होता जा रहा है। और इम्ब्रिकेट का मतलब यही था कि कोई डेफिनेट मैनर ना हो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, लेकिन यहां डायरेक्शन फिक्स हो गया। जैसे अगर आप इम्ब्रिकेट और इसको कंपेयर करोगे तो इम्ब्रिकेट में 5 हैं, यहां भी 5 हैं। इम्ब्रिकेट में 1 सबसे बड़ा है, 1 सबसे छोटा है, 3 इंटरमीडिएट है। जबकि वैक्सिलरी में क्या है, 1 सबसे बड़ा है, 2 इंटरमीडिएट है, 2 सबसे छोटे हैं। और वैक्सिलरी में देयर इज ए प्रॉपर अरेंजमेंट दैट इज फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, साइज डिक्रीज होगा। तो अगर पहला वाला इम्ब्रिकेट है तो दूसरे वाले को नाम क्या दे दिया, करस्पॉन्डिंग टू दैट इट विल बी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, क्योंकि साइज पोस्टीरियर से एंटीरियर पे डिसेंड हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसको नाम दे दिया गया डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। और ये फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है ना, जैसे पी और बीन लिखा हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा, फैबेसी। फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हैविंग वैक्सिलरी एस्टिवेशन, पेप्लियोनेशियस एस्टिवेशन। इसके अलावा पूरी और किसी फैमिली में होता ही नहीं है, ये केवल इसी फैमिली के, और वो भी केवल पेटल में होगा, कोरोला में, कैलिक्स में नहीं होगा ये वाला। कैलिक्स में तो यहाँ भी वेलवेट होता है ना। तो आगे में फैमिली पढ़नी है तो जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा वो एक्चुअली वही एनसीईआरटी में दिया है कि एक सबसे बड़ा है ऑड एंटी पोस्टीरियर एंड पे वैक्सिलम, या उसको स्टैंडर्ड ही बोल देते हैं। 2 सबसे बीच के साइज के हैं, लेटरल या विंग्स, 2 सबसे स्मॉल साइज के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे नीचे जाके एंटीरियर एंड पे, उन्हें कील कहा जाता है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड वैक्सिलरी और पेप्लियोनेशियस एस्टिवेशन।
तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पी और बीन भी हमने कहा लिखा था, जाइगोमॉर्फिक में। अभी मैंने आपको जाइगोमॉर्फिक का ऐसे तो कुछ बना के दिखाया था कि अगर जाइगोमॉर्फिक ऐसा फ्लावर मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, तो केवल एक ही प्लेन ऐसा होगा जहां से आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे। सो दिस इज द केस कि पी का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। तो क्यों जाइगोमॉर्फिक है? बिकॉज ऑफ पेप्लियोनेशियस करोला। अगर ये करोला ऐसा ना होता तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं आती। अगर आप कहें कि सर मैं इसको यहां से डिवाइड कर देता हूं लाइक दिस, तो फिर 2 इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। 2 इक्वल हाफ केवल वर्टिकली अगर आप डिवाइड करें तो ही पॉसिबिलिटी आ सकती है ना। जैसे यहाँ बने हुए, अगर आप इन दोनों को एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। ये इम्ब्रिकेट है, यहाँ पे ये वाला पूरा अंदर है और ये वाला पूरा बाहर है, बाकी तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ देखोगे तो ये सबसे बड़ा है, ये 1 ऑड है, फिर ये 2 पेयर में है, और फिर ये 2 पेयर में है। जो सबसे छोटे हैं दोनों इस पे जुड़े हुए भी हैं, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आएंगे तो ये वैक्सिलरी कहलाएगा। वैक्सिलरी को डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, है ना। तो ये एस्टिवेशन के बारे में हो गया है ना, एस्टिवेशन क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स और करोला का जर्नल हमने डिस्क्रिप्टिव ले लिया, कंपैरिजन। उसके बाद हमने ले लिया कैलिक्स के मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत ही हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा एक कॉमन टॉपिक दैट इज एस्टिवेशन। इंपॉर्टेंट है ना, पीछे आप देखोगे आर्काइव में क्वेश्चन मिलेगा आपको मॉड्यूल में। देयर आर फ्यू नेम्स मेंशन, प्लांट्स पे कुछ नाम मेंशन दिए गए, करके दे दिए गए। पूछा गया कि इनमें से कितने में वेलवेट एस्टिवेशन है। तो यानी कि आपको सारे पता होंगे, देन ओनली आप पता कर पाओगे कि वेलवेट किस किस में है ना। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इनमें से कितने में वेलवेट एस्टिवेशन है, इनमें से कितने में हाइपोगाइनस फ्लावर है, इनमें से कितने में इंफीरियर ओवरी है, इनमें से कितने में फॉर एग्जांपल एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ये क्वेश्चंस काफी कॉमन है मॉर्फोलॉजी से, ऐसे प्लांट किंगडम में भी थे। इनमें से कितने गैमेटोफिटिक ओरिजिन के हैं, इनमें से कितने फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो सारे जो नाम दिए होते हैं ना 10-12, जब तक वो सारे नहीं याद होंगे गलत ही हो जाएगा। गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कई बार सही होने से। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना होता है। अब आएगा नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज एंड्रूशियम। एंड्रूशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है ना। इसकी यूनिट को स्टेमन या जिम्नोस्पर्म में आपने वर्ड यूज किया था, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, है ना। स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल। तो एंड्रूशियम की यूनिट क्या कहलाएगी? स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। फटाफट देख लेते हैं बिकॉज इजी है, कंडीशंस केवल आपको ध्यान रखनी है। एक स्ट्रक्चर स्टेमन का कंसिडर करते हैं कि स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब जानते ही हैं। इट लुक्स लाइक दिस। 12th की बुक में भी है, 11th में भी है। ये these are 2 anther lobe join over a common filament। क्योंकि 2 एंथर लोब है तो बाहर से क्या लाएगा ये डाई मतलब 2, थीका मतलब चैम्बर, तो ये डाईथीकस कहलाता है। एक्सटर्नली कैसा होगा ये? डाईथीकस। डाईथीकस का मतलब है हैविंग 2 एंथर लोब्स, जो नॉर्मली एक स्टेमन के अंदर होता ही है ना? अगर बाहर से 2 हैं, एक थीका यानी एक एंथर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। तो अगर 2 हैं तो इसका मतलब टोटल अंदर कितनी हो जाएंगी? 4। तो इंटरनली ये कैसा हो जाएगा? टेट्रा स्पोरेंजिएट। जब आप 12th में बनाओगे डायग्राम, वहां पे दिया हुआ है कि एक एंथर का टीएस बनाया जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी तो एंथर कैसा हो जाएगा? इंटरनली टेट्रास्पोरेंजिएट, एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली कैसा है ये डाईथीकस है। तो डाईथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजियम को आप पॉलन सैक कहते हैं बिकॉज इसी के अंदर पॉलन बनेगा, या उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी में जाके वो मेल गैमेटोफाइट भी बनाएगा। तो पॉलन या मेल गैमेटोफाइट को कैरी करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं, दोज आर पॉलन सैक कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का टोटल नंबर 4 होगा इफ द केस इज कि वो मॉर्फोलॉजिकली डाईथीकस है, एनाटॉमिकली या इंटरनली टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगा। अगेन वन एग्जांपल, एग्जांपल क्या है? एक्सेप्ट, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि केवल एक एंथर लोब हो
और ये फिलामेंटो, वन एंथर, वन फिलामेंट। ये क्या है? ये बन गया मोनोथीकस। मोनो मतलब वन, थीका मीन्स चैम्बर। और एक के अंदर दो स्पोरेंजिया होती है तो कैसा बन जाएगा? बाई स्पोरेंजिएट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, किसी को पता है मोनोथीकस कहां होता है? एनीवन जो बता सके कि मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट टाइप के एंथर का ये स्टेमन कहां होते हैं? फरहीन, चाइना रोज, गुड। एनीवन एल्स? चाइना रोज के अलावा कोई नाम बताना है तो बताइएगा, बाकी फरहीन ने चाइना रोज लिख दिया, वो सही है। निधि, पोटैटो, पोटैटो में नहीं होता बेटा। चाइना रोज की फैमिली में ही ये करेक्ट, हिबिस्कस। ठीक है, चाइना रोज कॉमन नेम है, इंग्लिश नेम है हिबिस्कस, जीनस हो गया उसका। मालवेसी दीपांशु ने लिखी दिया, दिस इज द केस ऑफ मालवेसी, है ना। मालवेसी में अभी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, 3 ही याद रखने हैं हमारे लिए, मतलब हम सबके लिए नीट के अकॉर्डिंगली। मालवेसी मतलब 3 नाम, लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन। 3 नाम है, 3 जहां चाहे वहां फिट कर लीजिए। जहां चाइना रोज लिखा है वहां लेडी फिंगर कॉटन आ जाएगा, जहां लेडी फिंगर लिखा है वहां कॉटन और मालवेसी या चाइना रोज सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, किसी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो मालवेसी फैमिली ऐसी है जहां पे कॉटन हो गया, चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर हो गया, जहां पे मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट है। बाकी मोस्ट ऑफ द केस में कैसा होगा आंसर? डाइथीकस होगा, हैविंग 2 चैम्बर, इंटरनली टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक। इन्हीं पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आगे का डेवलपमेंट पूरा होगा, मतलब मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट्स बनेंगे। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होता, मान लीजिए एंथर तो है लेकिन वो मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट्स नहीं बना पा रहा, पॉलन नहीं बना पा रहा, तो फर्टाइल की जगह कैसा हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। दैट स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेमिनोड क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जांपल आ गया कैसिया एंड टैमरिंड। यहाँ गुलमोहर नहीं है, यहाँ कैसिया और टैमरिंड दिया है। तो कैसिया के अंदर स्टेराइल स्टेमन भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेराइल का मतलब है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो चेंजेस नहीं करने हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेमिनोड इज द स्टेराइल स्टेमन नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेल गैमेटोफाइट और पॉलन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेरिलिटी इसके अंदर आ गई, है ना। तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर की, डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट और एक्सेप्ट इन केस ऑफ मालवेसी मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट। समटाइम्स एंथर में बी स्टेराइल, दोज आर कॉल्ड स्टेमिनोड, एग्जांपल कैसिया एंड गुलमोहर। एज फार एज नंबर इज कंसर्न, एक फ्लावर के अंदर टोटल कितने स्टेमन होंगे, एक एंड्रोशियम में नंबर ऑफ स्टेमन कितना होगा, तो दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, इधर 1 और मोर देन 1, या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। अगर एक स्टेमन होता है तो क्या कहलाता है? मोनोएंड्रस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोएंड्रस। मोनोएंड्रस मतलब 1 मेल, यानी एक स्टेमन है ना, 1 स्टेमन। तो इसको हमने क्या बोला है? मोनो एंड्रस। अगर एक से ज्यादा है, मैनी या फ्यू जैसे भी लिख लें, तो कंडीशन क्या बन जाएगी? पॉलीएंड्रस बन जाएगी, पॉलीएंड्रिया, मोनोएंड्रिया, इस तरीके से। तो पॉलीएंड्रस हैविंग 1 स्टेमन, मोनोएंड्रस हैविंग 1 स्टेमन, पॉलीएंड्रस हैविंग मोर देन 1 स्टेमन। अब जब मोर देन 1 स्टेमन आएगा तो फिर फ्री या फ्यूज वाली बात आएगी, है ना, क्योंकि जब एक से ज्यादा होते हैं तभी ये बात आती है कि वो सारे आपस में फ्यूज हैं या सारे फ्री हैं। तो वहां पे फिर अलग अलग सिचुएशन आएंगी, मतलब जब पॉलीएंड्रस सिचुएशन होगी तब हम उसके आगे के टर्म्स पे जा पाएंगे। अगर मोनोएंड्रस है तब तो कोई बात ही नहीं है, एक ही स्टेमन है, छोटा हो बड़ा हो सबका रिजल्ट एक ही जैसा रहेगा, है ना। तो पॉलीएंड्रस के हिसाब से आपको आगे का कंटेंट पढ़ना है, और फिर वो अलग अलग तरीके से आएगा, कोहेशन और एडहेशन ऑफ स्टेमन, ये सब आपको देखना है।
और रिलेटिव लेंथ भी आपको पढ़नी है ना। आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि ये कोहेशन, एडहेशन और रिलेटिव लेंथ, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। कम से कम 10 to 12 वर्ड्स होंगे जो आपको ये डिटेल में पढ़ने हैं, कोहेशन ऑफ स्टेम से। तो कल क्लास होगी, हम इसे कल से स्टार्ट कर लेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो 5 मिनट्स हम डाउट सेशन के लिए रख लेते हैं, क्योंकि सर की क्लास है नेक्स्ट, शायद आपकी, वो वेट कर रहे हो। यस सर, फेज 1 का टेस्ट कब है? बेटे अभी मुझे भी नहीं पता, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बस सुबह आके मैंने आपकी क्लास ही ली। अब धीरे से मेरी बात होगी सर से, तब पता चलेगा कि फेज 1 क्या। जैसा भी होगा आपको इमीडिएट इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको अपनी प्रिपरेशंस पूरी करनी है ना। ठीक है कि वी आर म्यूचुअल, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ भी रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें हो जाती हैं इर्रेगुलर सी। तो फेज 1 का टेस्ट मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि फेज 1 का टेस्ट होगा तभी जब सारे सब्जेक्ट्स में वो फेज 1 का कंटेंट पूरा हो जाएगा। तो फेज 1 का टेस्ट जैसा भी जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूजुअली 1 वीक का टाइम भी आपको दिया ही जाता है, उससे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हाँ, आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ओके, हर्षिता ने लिखा है सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग दोबारा बता दीजिए। यस, अभी बता देता हूँ। पॉलीएंड्रस में फ्री और यूनाइटेड हम कल यहीं से डिस्कस करेंगे अंशिका। कल हम पॉलीएंड्रस से ही आगे जाएंगे कि वो यूनाइटेड है या फ्री है, और फिर फ्री और यूनाइटेड में अलग अलग सिचुएशंस आती जाएंगी, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे ब्रेक कर दिया। तो हम कल देख लेंगे उसे। हर्षित ने लिखा था स्पाइनी स्ट्रक्चर अबव पाइनएप्पल फ्रूट इज। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा स्पाइनी स्ट्रक्चर बोल रहे हो। पाइनएप्पल के अंदर तो बहुत कुछ स्पाइनी है, ऊपर कैलिक्स के जैसा भी, जो क्राउन के जैसा है वो भी स्पाइनी होता है, और जो वॉल है वो भी स्पाइनी होती है। तो देखना पड़ेगा, आप इमेज सेंड करेंगे तो शायद मैं लोकेट कर पाऊं उसे। अभिषेक ने पूछा सर केल्विन एक रात पहले बताते हैं? एक रात पहले बताते हैं? नहीं, फेस टेस्ट एक रात पहले नहीं बताया जाएगा, आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डाउट था हर्षिता का, हर्षिता कौशल ने पूछा सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग दोबारा बता दीजिए। देखो मैं इसी स्लाइड पे बता दे रहा हूँ, वो कोई इशू नहीं है, या एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम। यस, चलो इस स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, लाइक मैं अगर एक इन्फ्लोरेसेंस बनाऊं, जैसे मैंने ये बनाया है, ये कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ का है, ठीक है। एक रेसिमोस बनाते हैं, बस रेसिमोस में मैं स्टॉक अपने अपने हिसाब से बनाऊंगा। जो फ्लावर सबसे बड़ा होगा वो सबसे दूर तक जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रोथ होगी। तो जो फ्लावर यहाँ है वो ये आएगा, फिर उससे छोटा फ्लावर यहाँ होगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी, उससे छोटा फ्लावर यहाँ होगा, उससे छोटा फ्लावर यहाँ होगा, फिर ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये तो कभी छोटा होगा ही नहीं, यहाँ पे तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ की ये जगह है। अगर मान लीजिए मैं, ये भी एक रेसिमोस ही है, क्योंकि रेसिमोस का रूल ये था कि एक्सेस कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ का होना चाहिए, फ्लावर में ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे होना चाहिए, यंगेस्ट टॉप पे होना चाहिए। तो इस डायग्राम में भी वो चीजें पूरी हो रही हैं। बस मैंने किया क्या, आपकी चीजों को समझाने के लिए मैंने फ्लावर का स्टॉक ऐसे बनाया कि वो सारे एक लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे माइक्रोस्कोप या हैंड लेंस से देखना शुरू करे, तो पहले फ्लावर ये खिलेगा, मान लीजिए ये एक्सिस होता है, इट लुक्स लाइक ये डॉट है एक्सिस जहाँ पे कोई फ्लावर नहीं है, और फिर ये ऐसे आएगा। तो सबसे बड़ा फ्लावर इस एक्सिस से सबसे दूर जाएगा, यानी कि यहां होगा, फिर थोड़ा सा पास होगा, फिर थोड़ा और पास होगा, और पास होगा। इस तरीके से फ्लावर बनेंगे अगर आप टॉप व्यूज में देखते हैं तो। दिस इज द राइट वे कि मैं आपको समझा पाऊं। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आपको याद ही करना पड़ेगा। सेंटर में कभी कोई फ्लावर नहीं बनेगा। मान लीजिए हम सेंटर से देखें तो जो फ्लावर सबसे दूर है, दूर वाला फ्लावर यहाँ पे है, पहले ये खिलेगा, फिर इसके अंदर वाला खिलेगा, फिर इसके अंदर वाला खिलेगा, फिर इसके अंदर वाला खिलेगा, फिर सबसे अंदर वाला खिलेगा। सर्किल में इमेजिन कर लीजिए इसको।
तो सबसे पहले बाहर वाला फ्लावर खिला है, सबसे अंदर लास्ट वाला है, तो फ्लावरिंग बाहर से अंदर की तरफ हो गई। जब फ्लावरिंग पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हो गई तो हमने बोल दिया कि ये सेंट्रीपीटल फ्लावरिंग है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल फ्लावरिंग, है ना, बिकॉज ये टुवर्ड्स सेंटर है फ्रॉम पेरिफेरी, है ना, और ये रेसिमोस के अंदर होती है, तो ये आपको रहेगा, है ना। अगर हम साइमोस का ऐसे मान लीजिए बनाते तो साइमोस का पहला फ्लावर यहां बनता सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा फ्लावर यहां बनता, फिर उससे छोटा फ्लावर जो है वो यहां बनता, फिर और छोटा होता तो यहां आता, फिर और छोटा होगा तो यहां आएगा, इसके बाद और छोटा होगा यहां, और छोटा होगा यहां। तो यहां फ्लावरिंग में सबसे पहले ये ओपन होगा, सेंटर है ये, और सेंटर पे सबसे बड़ा फ्लावर है, तो ये सबसे पहले खिलेगा, फिर उसके बाद ये खिलेगा, उसके बाद ये खिलेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लाइक दिस। तो यहां फ्लावरिंग देखोगे तो सेंटर से बाहर की तरफ हो रही है, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी हो रही है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, ये रेसिमोस और साइमोस की प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हम फ्लावरिंग की ओपनिंग को समझने की कोशिश करें तो रेसिमोस और साइमोस में इस तरीके के पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देंगे, है ना। क्लियर हुआ हर्षिता, कौशल? ओके, गुड, क्लियर है, इट्स गुड। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे पॉलीएंड्रस मोनेंड्रस, जहां पे हमने छोड़ा कि अगर स्टेमन का नंबर 1 से ज्यादा है तो क्या सिचुएशन आएगी, फ्री या फ्यूज, फ्यूज है तो किसके साथ फ्यूज है और कैसे फ्यूज है, ये सारी बातें आएंगी। देन गायनीशियम एंड फिर फ्लावर फ्रूट फैमिली का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, है ना। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, प्रैक्टिस करते रहिए और चीजों को रिवाइज भी करते रहिए, है ना।